तो मैं बात कर रहा हूं गुप्तोत्तर काल के बारे में। देखो हुआ क्या ना कि आपको पता है कि गुप्त काल में एक से एक प्रतापी शासक हुआ। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त प्रतापी शासक हुए। लेकिन हुआ क्या, जो परवर्ती गुप्त शासक थे उनके समय पर क्या हुआ, आपको ये तो पता ही है ना कि गुप्तों के समय सामंतवाद बड़ी मजबूत तरीके से उभरा। सामंतवाद का मतलब आप समझ रहे हैं कि छोटी छोटी भूमि के वहां पर भूमिपति बन गए। क्योंकि गुप्त लोग क्या करते थे, जैसे भूमि दान में देते थे तो वहां से पूरा टैक्स कलेक्शन वगैरह वो लोग करते थे, सामंत करते थे। तो सामंत एक तरीके से आप मान लीजिए कि एक राजा के अधीन जो है वो किसी भूमि के स्वायत्त अधिकारी होते थे। मतलब भूमि के स्वायत्त अधिकारी तो थे लेकिन राजा के अधीन रहते थे, और मौका मिलता था तो यही क्या हो जाते थे, स्वतंत्र हो जाते थे। बोलते थे कि हमारा तो राज्य अलग है। यही लास्ट में हुआ। गुप्त काल के बाद लगभग जो सामंत थे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों की नींव रख दी। कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ इसमें, एक तो बल्लभी वाला जो क्षेत्र है वहां पर एक वंश का उदय हुआ, और वंश का नाम था मैत्रक वंश। देखिए वनडे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं कि बल्लभी में किस वंश का उदय हुआ था, मैत्रक वंश कहां जो है वो पनपा था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। बल्लभी वाले क्षेत्र में मैत्रक वंश, मैप में दिखा देता हूं आपको मैं, ठीक है। ये तो यहां वाला जो क्षेत्र था, गुजरात वाला जो क्षेत्र, यहां पर उदय हुआ बल्लभी वंश का, ठीक है। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं ये नंबर 1 है, तो यहां बल्लभी वंश का उदय हुआ। दूसरे नंबर पर जो उदय हुआ वो हुआ कन्नौज में। कन्नौज में जिस वंश का उदय हुआ उस वंश का नाम था मोखरी, मोखरी वंश, नंबर 2, ठीक है। कन्नौज वाला जो भाग है वहां पर मोखरी वंश का उदय हुआ, ठीक है। नंबर 3 थानेश्वर वाला क्षेत्र, दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र, वहां पर वर्धन वंश का उदय हुआ, वर्धन वंश। तो मैं कहूंगा थानेश्वर में उदय हुआ वर्धन वंश का, वर्धन वंश, ठीक है। थानेश्वर में उदय हुआ वर्धन वंश का इस वाले क्षेत्र में। इसके अलावा एक वंश का और उदय हुआ, ठीक है, मालवा व मगध में उत्तर गुप्त वंश, उत्तर गुप्त वंश। अब देखिए यहां पर क्या है ना, आप कहेंगे कि मालवा में भी और मगध में भी, हाँ दोनों जगह, यानी ये दोनों जगह थे, ये मगध वाले क्षेत्र में और मालवा वाले क्षेत्र में, दोनों जगह जो है वो उत्तर गुप्त वंश था। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं जिससे कि आपको एक ही लगे, ये उत्तर गुप्त वंश हो गया। तो नंबर 4 जो है वो कौन है आपका, ये है उत्तर गुप्त वंश। तो ये कौन हो गया, मैत्रक वंश। नंबर 1 पे मैत्रक वंश है बल्लभी गुजरात में। नंबर 2 पर कन्नौज वाला क्षेत्र है जहां पर मोखरी वंश है। नंबर 3 यहां पर थानेश्वर में वर्धन वंश है। नंबर 4 यहां पर जो है वो उत्तर गुप्त वंश है। एक और रह गया नंबर 5, ठीक है। ये नंबर 5 ये है गौड़ वंश, बंगाल में गौड़ वंश, बंगाल में था गौड़ वंश। ध्यान रखिएगा मैं यहीं से आगे शुरू करूंगा, सबकी स्थिति में इससे आगे उठाऊंगा। जब मैं 10 तारीख से क्लास शुरू करूंगा तो आपको यहीं से मैं उठाऊंगा कि बंगाल में जो है वो गौड़ वंश का शासक शशांक हुआ करता था, उससे जनता परेशान थी, तो फिर उन्होंने गोपाल को लेकर के वहां का शासक बना दिया, और इस तरीके से पाल वंश की शुरुआत हो गई। फिर पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार, फिर उनके बीच में त्रिदलीय संघर्ष, वो यहीं से फिर हम मिडिल में प्रवेश कर जाएंगे, मध्यकाल में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये हो गया गौड़ वंश, ये मैं बना देता हूं इधर बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये नंबर 5 पर ये। तो देखिए गुप्तों के बाद साम्राज्य कैसे टूट गया। कहीं पर मैत्रक वंश का उदय हुआ, कहीं पर थानेश्वर में
वर्धन वंश का उदय हुआ, कहीं मौखरी वंश का उदय, उत्तर गुप्त वंश का उदय, और यहां पर हुआ शशांक। ये तो आपको याद करने हैं कि कौन कौन सा कहां कहां पर किसका उदय हुआ है। अब एक एक करके बड़ी बेसिक सी बातें कर रहा हूं, एक एक को समझिए आप थोड़ा थोड़ा। पहली बात कर रहा हूं मैं बल्लभी के मैत्रक वंश के बारे में। बल्लभी बड़ा फेमस जगह थी शिक्षा के लिए। मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि बल्लभी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां से सबसे ज्यादा लोग जाते थे प्रशासनिक सेवाओं में। यानी जो उस समय पर जो भी सेवा चलती थी, अमात्य वगैरह होते थे या सेना में उच्च पद होते थे, सबसे ज्यादा लोग जो जाते थे वो बल्लभी से जाते थे। भले ही उस समय पर दुनिया भर के विश्वविद्यालय मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रशासनिक सेवाओं में जो लोग जाते थे वो बल्लभी से जाते थे। मैत्रक वंश का जो संस्थापक माना जाता है, कि जो इसका संस्थापक था, जो सूत्रधार था, वो माना जाता है एक भट्टार्क नामक व्यक्ति को। भट्टार्क जो है वो इसका संस्थापक था। कभी एग्जाम में हो सकता है कि पूछ ले कि संस्थापक कौन था, तो वो कौन था आपका, वो भट्टार्क था। काफी सारे शासक रहे, धरसेन रहा, ये रहा, दुनिया भर के शासक रहे, लेकिन इसमें आपको दो शासक याद रखने हैं, ध्रुवसेन प्रथम और ध्रुवसेन द्वितीय। पहला वाला भी याद नहीं रखना आपने, ध्रुवसेन द्वितीय को याद रखना है। ये महत्वपूर्ण शासक है। ये क्यों महत्वपूर्ण शासक है वो मैं आपको बताता हूं। ध्रुवसेन द्वितीय, देखो इस समय पर जब ये छोटे छोटे राज्य थे, इस समय पर दक्षिण में भी एक राज्य था, दक्षिण में भी एक राज्य था, महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में एक राज्य यहां पर एक फैला हुआ था, और इसका नाम था चालुक्य। चालुक्य, और यहां का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। चालुक्य वंश कैसे आया, क्या हुआ, वो सब बातें जो है ना, वही अगले वाले उसमें है खंड में, इसलिए मैं कह रहा हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय। तो कहा यह जाता है कि जिस समय पर हर्ष जो है वो उत्तर भारत में बैठा गद्दी पर, तो हर्ष जो है वो दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपने साम्राज्य को दक्षिण तक लेकर के जाऊं, लेकिन कहा यह जाता है कि नीचे से पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य था जो कि उसे नीचे बढ़ने नहीं दे रहा था। और इसी बीच ये कहा जाता है कि यहां मैत्रक वंश जो था, इसका शासक इसे सपोर्ट करता था, यानी ये कहीं ना कहीं इसका सहयोग करते थे। तो इसका सहयोग खत्म करने के लिए हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय से करवाया था। तो हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय से करवाया था, और इस तरीके से इस वैवाहिक कूटनीति के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मैत्रक वंश का सपोर्ट वर्धन वंश को मिल गया, वो पुलकेशिन द्वितीय को नहीं मिला। हालांकि उसके बावजूद भी पुलकेशिन द्वितीय ही जीता था जब हर्ष से लड़ा था। लेकिन कुल मिला के आप ये समझिए कि यहां पर ये संबंध कैसे बना लिए इन्होंने, मित्रवत बना लिए। हम जैसे जैसे संबंध मित्रवत बनते चल रहे हैं, वैसे वैसे हम इसको ग्रीन करते हुए चल रहे हैं, ऐसे। ठीक है, खैर ये बात की है। अब थोड़ा पहले चलते हैं, हर्ष वगैरह कैसे गद्दी पर बैठा, क्या हुआ, उस पर थोड़ी सी मैं बात करता हूं कि कैसे क्या हुआ। देखो, कन्नौज में एक वंश हुआ करता था, नाम था मौखरी वंश। मौखरी वंश काफी पुराना वंश है। पतंजलि की महाभाष्य में इसका उल्लेख एक गोत्र के रूप में भी हुआ है, मौखरी शब्द का उल्लेख। कहा यह जाता है कि जिस समय पर यहां पर थानेश्वर में वर्धन वंश का शासक था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन तो था ही था, उसका बाप था प्रभाकर वर्धन। चूंकि प्रभाकर वर्धन मारा गया था तो उसके बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा था। उस समय यहां का शासक था गृहवर्मा। गृहवर्मा यहां का शासक था, यह आपको नाम याद रखना है, गृहवर्मा। अब यहां गृहवर्मा पे हम जाएं, उससे पहले आप थोड़ा सा थानेश्वर के वर्धन वंश को समझो। और सब आपस में जुड़े हुए हैं ना, सब जुड़ी हुई है कहानी। तो पहले थानेश्वर के वर्धन वंश को समझो, फिर आप समझोगे कन्नौज के मौखरी वंश को। तो देखिए, थानेश्वर में वर्धन वंश का उदय हुआ। थानेश्वर वाला क्षेत्र हो गया ये हरियाणा वाला क्षेत्र, वहां पर वर्धन वंश का उदय हुआ। कहा जाता है कि जो इसका संस्थापक था उसका नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति इसका नाम था, जिसके कारण से इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पुष्यभूति वंश किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है पुष्यभूति वंश? वर्धन वंश को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति वर्धन
संस्थापक था, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। ये पुष्यमित्र नहीं है, कंफ्यूजन मत चले आना, ये पुष्यभूति है। तो संस्थापक जो था वो कौन था आपका, वो था पुष्यभूति। अब देखिए मामला क्या था कि पुष्यभूति के बाद अनेक शासक हुए, दुनिया भर के जो है वो शासक हुए, लेकिन यहां का एक शासक था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। ये नाम याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे और एक पुत्री। पुत्र का नाम एक का था राज्यवर्धन, एक का था हर्षवर्धन, एक का था राज्यश्री। राज्यश्री समझते रहिए। जिस समय पर प्रभाकर वर्धन यहां का शासक था, उस समय कन्नौज वाले भाग का शासक जो था, यहां का शासक था गृहवर्मा। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री यानी राज्यश्री का विवाह जो है वो मौखरी वंश में करवा दिया। किसके यहां पर, गृहवर्मा से, यानी गृहवर्मा जो है वो क्या हो गया, राज्यश्री का पति बन गया, शादी हो गई। अब देखिए इनमें तो वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। वैवाहिक संबंध स्थापित कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर राज्यश्री को उसने भेज दिया कन्नौज में, वो कन्नौज की बधू बन गई। अब ये वाला जो भाग था कन्नौज वाला, इस वाले भाग पर दो लोगों की नजर थी। एक तो यहां पर आ जाइए पहले नीचे, ये है उत्तर गुप्त वंश। और उत्तर गुप्त वंश का इस समय पर जब ये घटना हो रही है, उस समय पर एक शासक है जिसका नाम है देवगुप्त। ये नाम याद रखिएगा, देवगुप्त, ठीक है। और यहां का जो शासक है बंगाल में गौड़ वंश का, इसका नाम है शशांक। एक इमेज बना लीजिए माइंड में कि बंगाल में बैठा हुआ है शशांक, नीचे मालवा में मगध में बैठा हुआ है देवगुप्त, कन्नौज में बैठा हुआ है गृहवर्मा, और थानेश्वर में बैठा हुआ है प्रभाकर वर्धन। ऐसा आप एक इमेज बना लीजिए। और उधर चल रहा है वल्लभी में मैत्रक वंश। अब प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया गृहवर्मा के साथ, विवाह हो गया। लेकिन ये दोनों लोग, कौन से दोनों, ये एक ये देवगुप्त और ये शशांक, ये अधिकार करना चाहते थे कन्नौज पर। दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में ये गृहवर्मा को मार देते हैं। इन्होंने गृहवर्मा को मार दिया और मारने के बाद जो गृहवर्मा की पत्नी थी यानी राज्यश्री, उसे बंदी बना लिया। उधर क्या हुआ, उधर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में जो गद्दी संभालता है वो संभालता है राज्यवर्धन। अब यह घटना राज्यवर्धन के समय हुई है कि गृहवर्मा को मार दिया गया है और उसकी बहन को यानी राज्यवर्धन की बहन को बंदी बना लिया गया है। तो सिंपल सी बात है, अब ये इनसे बदला लेगा या नहीं लेगा। राज्यवर्धन बदला लेने के लिए अभियान करता है, जाता है और देवगुप्त को मार देता है, यानी देवगुप्त की इसने हत्या कर दी। लेकिन अभी एक बचा हुआ है और वो है शशांक। और कहा जाता है कि शशांक जो है वो राज्यश्री को लेकर के बंदी बना करके कहां चला गया, बंगाल वाले क्षेत्र में चला गया। अब इसी बीच जब शशांक को पता चलता है कि राज्यवर्धन गुस्से में है और वो देवगुप्त को हरा चुका है अपनी सेना से, तो वो शशांक जो है वो राज्यवर्धन से वार्ता करने की कोशिश करता है, एक संधि वार्ता। और वहां पर वो संधि वार्ता के लिए जब बैठते हैं तो कहते हैं शशांक वहां बड़ी चतुराई से जो है वो राज्यवर्धन की हत्या करवा देता है, यानी राज्यवर्धन को मार देता है। तो अब क्या हुआ, राज्यवर्धन भी मर गया। अब बचा कौन है, अब गद्दी पर बैठेगा कौन, हर्ष। अब गद्दी पर हर्ष बैठा हुआ है। स्थिति समझिए, यहां का देवगुप्त खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कन्नौज खाली है क्योंकि गृहवर्मा नहीं है, वो मर चुका है। और जो उसकी पत्नी थी, वो पत्नी जो है मतलब हर्ष की बहन जो थी, उसे वो बंदी बना के लिया हुआ है। तो अब इसके सामने दो ही चीज हैं, एक तो इसे दोबारा से वर्धन वंश की जो गौरव था उसे स्थापित करना है, क्योंकि राज्यवर्धन को मार दिया ना शशांक ने, तो कहीं ना कहीं छवि धूमिल हुई है। तो एक काम तो इसे यह करना है कि अपने वर्धन वंश के गौरव को पुनः स्थापित करना है, और दूसरा काम है इससे अपनी पारिवारिक दुश्मनी का बदला लेना है, यानी अपनी बहन को छुड़ाना है। तो अब तो केवल मैदान में दो ही हैं लोग, एक हर्ष है और एक शशांक है।
तो यहां से हर्ष क्या करता है, यहां से हर्ष निकलता है अपनी सेना को लेकर के और ये अभियान करता है, बंगाल अभियान। वहां पर जाता है और कहते हैं कि ये वहां पर जाकर के शशांक को मार देता है, शशांक को पराजित कर देता है। तब अपनी बहन को खोजता है, बहन नहीं मिलती। तो एक भंडी नाम का व्यक्ति था, वो बताता है कि तुम्हारी बहन तो यहां से कैद से निकल के भाग चुकी है। तो ये और परेशान, कहां भागी। उसके बाद में फिर ये ढूंढता है, तो इसकी मुलाकात एक बौद्ध सन्यासी से हो जाती है, बौद्ध भिक्षु से हो जाती है, जिसका नाम था दिवाकर मित्र। ये दिवाकर मित्र से मिलता है, दिवाकर मित्र से बात करता है। दिवाकर मित्र कहता है कि मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा तुम्हारी बहन को ढूंढने में। पूछ पाछ करके दिवाकर मित्र और हर्ष जो है ये पहुंचते हैं कहीं जाकर के विंध्याचल के जंगलों में। जंगलों के बीच में एक लकड़ी जल रही होती है और वहां पर एक स्त्री खड़ी हुई होती है जो उस आग में कूद करके आत्मदाह करने वाली होती है। और तभी जो है वो हर्ष उसको रोक लेता है। यानी कहने का मतलब है वो सती होने जा रही थी, क्योंकि गृहवर्मा मर चुका था। इसका मतलब है गुप्तोत्तर काल में जो है वो सती प्रथा प्रचलन में थी, और वो तो होगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि गुप्त काल में बढ़िया तरीके से शुरुआत हो चुकी है। हर्ष उसको वहां पर रोकता है अपनी बहन को और वापस आने के लिए कहता है। ये लोग यहां से वापस आते हैं कन्नौज। अब मामला क्या है कि कन्नौज में किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो इसकी बहन क्या करती है, राज्यश्री, वो हर्ष को ही यहां का उत्तराधिकारी घोषित कर देती है, यानी यहां पर उसका राज्याभिषेक हो जाता है। इस तरीके से अब दोनों क्षेत्र इसके पास आ गए, कन्नौज भी आ गया और थानेश्वर तो आ ही गया। इसके अलावा ये वाला क्षेत्र भी इसने जीत लिया, ये वाला क्षेत्र भी इसने जीत लिया, और ये देखिए साम्राज्य कितना बड़ा हो गया। ये साम्राज्य जो है वो इतना बड़ा साम्राज्य हर्ष का हो गया। अब हर्ष नीचे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसे पता है कि नर्मदा नदी के पार एक वंश है जिसका नाम है चालुक्य वंश, और उसका शासक है पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय का सपोर्ट जो कर रहा है वो कर रहा है मैत्रक वंश। तो यहां का शासक था ध्रुवसेन द्वितीय। तो ये अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव भिजवाता है उसके पास, वो विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि आप देखिए ना, ये तो अब चक्रवर्ती राजा बन चुका है ना, क्योंकि काफी बड़ा साम्राज्य हो चुका है। तो वो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, और कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है, ये भी इनके ही पक्ष में आ जाता है। तो अब देखिए हर्ष का साम्राज्य बड़ा हो गया। अब केवल एक ही बसता है शत्रु, और वो बसता है पुलकेशिन द्वितीय। नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश करता है हर्ष, क्योंकि हर्ष को तो अपने आप में क्या बोलते हैं, एक ये मैं थी ही कि मैंने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। तो अब ये यहां से नीचे की ओर जाता है, उस नीचे पुलकेशिन द्वितीय था। दोनों की लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है, हर्ष हार जाता है। ध्यान रखना, हर्ष हार गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने इस जीत का वर्णन एक अभिलेख में करवाया है। उस अभिलेख का नाम है एहोल अभिलेख। ये पूछे अगर आपसे कि एहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है, और जो उसका राइटर है वो है रवि कीर्ति। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो अगर आपसे पूछे कि एहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है, राइटर कौन है, रवि कीर्ति है। वर्णन क्या है, वर्णन ये है कि चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर के एक शासक को हराया था, और उत्तर के उस शासक का नाम सकलो उत्तरापथनाथ था। यानी जो उसका नाम लिखा है इस अभिलेख में, वो नाम लिखा है सकलो उत्तरापथनाथ। सकलो उत्तरापथनाथ, ये नाम जो है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, हर्ष के लिए। ये क्वेश्चन आया था उत्तराखंड पीसीएस अपर में इस बार, जो इसी बार 2021 वाला था, कि सकलो उत्तरापथनाथ किसकी उपाधि थी। तो सकलो उत्तरापथनाथ किसकी उपाधि थी, हाँ, हर्ष की थी। तो इस तरीके से हर्ष का साम्राज्य जो है वो बन गया। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पूरी तरीके से नहीं गया होगा। ठीक है, आप समझिए, गुप्त काल के बाद काफी सारे वंश थे। गुजरात में मैत्रक वंश का उदय हुआ, थानेश्वर में वर्धन वंश का उदय हुआ, कन्नौज में मौखरी वंश का उदय हुआ, बंगाल में गौड़ वंश का उदय हुआ, और मालवा में मगध में उत्तरगुप्त वंश का उदय हुआ। जिस समय पर उत्तरगुप्त वंश का शासक देवगुप्त था, उस समय बंगाल में गौड़ वंश का शासक शशांक था, उस समय थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन का राज था,
जिसका एक पुत्र राज्यवर्धन, एक दूसरा पुत्र हर्षवर्धन, एक पुत्री राज्यश्री थी। इसी समय पर कन्नौज के मौखरी वंश में गृहवर्मा वहां का राजकुमार था। राज्यश्री से गृहवर्मा की शादी करवाई गई, लेकिन कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे देवगुप्त और शशांक। दोनों ने मिलकर के गृहवर्मा को मार दिया और राज्यश्री को बंदी बना लिया। उधर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सत्ता मिली राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन ने बदला लेने की कोशिश करी। प्रतिशोध की भावना में उसने देवगुप्त को मार दिया, लेकिन वो शशांक को नहीं मार पाया, अपनी बहन को नहीं छोड़ा पाया, और शशांक ने संधि वार्ता के माध्यम से धोखे से जो है वो राज्यवर्धन को मार दिया। उसके बाद में राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। उद्देश्य पहला यही था कि अपनी बहन को छुड़ाए और शशांक को मारे। तो इसके लिए उसने जो है वो अपना अभियान करा, शशांक को मार दिया और फिर एक दिवाकर मित्र के नामक बोध की सहायता से जो है वो अपनी बहन को खोज लिया। आकर के फिर कन्नौज में उसका राज्य अभिषेक हुआ और इस तरीके से उत्तर भारत में जो है वो हर्ष का साम्राज्य विस्तृत हो गया। हर्ष ने दक्षिण की ओर अभियान करने की कोशिश करी। उस समय चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय था और कहा जाता है कि दोनों के बीच में जो है वो लड़ाई हुई, जिसमें हर्ष हार गया। और इसकी चर्चा जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से मिलती है। और ये जो एहोल अभिलेख है इसका राइटर रविकीर्ति था, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें हर्ष का नाम लिखा गया है सकलो उत्तरापथनाथ, सकलो उत्तरापथनाथ। ठीक है, तो एक बार ये चीज जो है एक बार इसको आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। अगर यहाँ तक समझ में आई है उसके बाद मैं शुरू करूँगा हर्ष के बारे में। हर्ष कैसा था, क्या था, वो मैं बताऊँगा। तो इसको जो है वो पोस्ट कर देना। ठीक है, तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ हर्ष के बारे में। तो पहली बात, हर्ष एक राजा के रूप में कैसा था, हर्ष एक राजा के रूप में कैसा था उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। कैसा राजा था, क्या क्या था, क्या धार्मिक स्थिति क्या थी, वो सब चीजें देखेंगे। इसके अलावा इसके समय पर शिक्षा व साहित्य का क्या विकास रहा। ठीक है, यानी शिक्षा व साहित्य विकास की स्थिति क्या रही है हर्ष के समय पर, उस पर हम कुछ बातें कर लेंगे। इसके अलावा इसके समय पर धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और हर्ष ने क्या क्या किया उसके लिए वो हम बात कर लेंगे। और फाइनली लास्ट में कुछ मामलों में हम तुलना करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है हुएनसांग। हुएनसांग क्योंकि ये हर्ष के समय पर आया था, वो हम बात करते हैं। तो देखते हैं एक बार, पहली बात करें कि हर्ष जो है वो कैसा शासक था और क्या था। तो देखिए हर्ष जो गद्दी पर बैठा वो उस स्थिति में बैठा था जिस समय पर पारिवारिक शत्रुता का माहौल था। पारिवारिक शत्रुता किससे थी, आप कहेंगे उत्तरगुप्त वंश से थी और साथ ही साथ शशांक से थी। तो चूंकि पारिवारिक शत्रुता का माहौल था तो उसको वो खत्म करना था और साथ ही साथ अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना था और अपनी बहन को छुड़ाना था। तो पहली चीज तो एक ये भी थी। दूसरा, वर्धन वंश के गौरव को पुनः स्थापित करना था। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हर्ष ने जो है वो अपनी आक्रामक नीति अपनाई, यानी अपनी तलवार को शुरुआत में उठाना उसको पड़ा। हालांकि कहा यह जाता है कि हर्ष जो था वो जितने अच्छे से तलवार उठा सकता था वो उतने अच्छे से कलम भी उठा सकता था। यानी वो एक राइटर भी था, उसने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, वो विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक भी था। इसके समय पर कई विद्वान थे, जैसे आपने नाम सुना होगा बाणभट्ट, सुना है, मयूर, मयूर। तो ये कुछ विद्वान थे। बाणभट्ट ने पुस्तक लिखी जैसे हर्षचरित, जैसे कादंबरी, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी। इसी तरीके से मयूर ने मयूर शतक, सूर्य शतक, ये कुछ पुस्तकें लिखी। तो ये विद्वानों का संरक्षक भी, और स्वयं भी विद्वान था। कैसे विद्वान था, इसने स्वयं ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जैसे नागानंद, रत्नावली, ये एग्जाम में पूछता है, प्रियदर्शिका, ये ध्यान रखना, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और ये पूछता है एग्जाम में।
ठीक है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और जी आए सर, जी बिल्कुल शुरू हो गया भाई, रुक जाओ, हो गया, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप एक राजा के रूप में बात करते हैं हर्ष की, तो देखो हर्ष दोनों ही चीजें उठाने में सक्षम था। ये तलवार भी उठा सकता था और ये कलम भी उठा सकता था, लेकिन परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया शुरुआत में कि हर्ष ने तलवारों को उठाया, यानी तलवार को उठाया, और इसने अभियान करना पड़ा। इसने शशांक को जो है वो पराजित किया। इसके अलावा इसने पुष्यमित्र शुंग के खिलाफ, वो सॉरी पुलकेशिन द्वितीय के खिलाफ भी अभियान छेड़ा। वो अलग बात है कि हार गया। उसके बाद में जब साम्राज्य बड़ा हो गया, तब जो इसका शौक था, जो इसकी कला थी, यानी जो रुचि थी विद्वानों में और लिखने में, उस कला में ये उतरा। और विद्वान मैंने आपको बताया इसके समय पर बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित्र लिखी। हर्षचरित्र ध्यान रखिएगा, गद्य में लिखने का एक पहला प्रयास है। जो किसी विद्वान ने गद्य में लिखने का प्रयास किया है सबसे पहली बार किसी साहित्य को, वो बाणभट्ट ने किया है। गद्य समझते हैं, दो चीजें होती हैं, गद्य जो कहानी के तौर पे लिखा जाता है, गद्यांश के तौर पे लिखा जाता है, और पद क्या होता है, जिसे गाया जाता है, ठीक है, चौपाई टाइप से, उस तरीके से वो सब पद होते हैं। तो एक गद्य में लिखने का प्रयास किया गया है। कहा जाता है कि पहली, इसमें कुल मिला के 8 अध्याय हैं हर्षचरित्र में, इसमें से 3 अध्यायों में बाणभट्ट ने अपने बारे में डिस्कस किया है, यानी अपनी आत्मकथा लिखी है, और बाकी में जो है वो उसने हर्ष के बारे में लिखा है। तो हर्षचरित्र में जो है वो दोनों के बारे में लिखा गया है। अच्छा, एग्जाम में किताबें पूछ लेता है, जैसे मैं आपको बताया उत्तराखंड पीसीएस वाला पेपर था, उसमें एक तो अर्थशास्त्र के बारे में वही क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने आपको बताया था। उसमें क्या क्वेश्चन पूछा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य से ना जुड़ करके भी, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, के बावजूद भी वो मौर्य काल की ही जानकारी देने वाला ग्रंथ माना जाता है। ये लिखना था इसको। तो मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे डिस्कस किया है, कहीं राजधानी की चर्चा नहीं है, कहीं शासक की चर्चा नहीं है, फिर भी आप क्यों कह रहे हैं कि ये जो है ये उस समय का था? तो एक दो कारण आप बता सकते हैं कि उसमें विवरण क्या मिल रहा है, और उन विवरणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये इस समय की बात है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया 2 नंबर में था कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र ने, हाँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के लिए कौन कौन से कहना चाहिए नैतिक मूल्यों की चर्चा की गई है, कौन कौन से गुण उसके अंदर होने चाहिए। तो वो तो आप भी लिख सकते हो कि राजा कैसा होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, संयम होना चाहिए, बात समझ रहे हैं? तो वो चीजें तो आप भी लिख सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। अब मान लो हर्षचरित्र के बारे में थोड़ा सा लिखने के लिए आ जाए, तो आप ये थोड़ा सा लिख दें कि हर्षचरित्र के राइटर बाणभट्ट हैं, जो कि हर्ष के कवि थे, हर्ष के समय के कवि थे, और इन्होंने हर्षचरित्र को सबसे पहले गद्य में लिखने की कोशिश करी है, प्रयास किया है। 8 अध्याय हैं, 3 अध्यायों में स्वयं की आत्मकथा है, और बाकी के 5 अध्यायों में जो है वो हर्ष के बारे में जीवनी है। जीवनी लिखी जाती है किसी दूसरे के बारे में, और अपने बारे में जो लिखा जाता है उसे कहते हैं हम लोग आत्मकथा। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से कादंबरी भी हर्ष के समय की लिखी गई पुस्तक है, जो कि बाणभट्ट ने लिखी है। हर्ष के समय की क्या सामाजिक व्यवस्था थी, क्या धार्मिक व्यवस्था थी, वो सब इसमें कादंबरी में लिखा गया है। मयूर एक प्रमुख विद्वान थे, जिन्होंने मयूर शतक और सूर्य शतक नामक 2 ग्रंथ लिखे, और स्वयं हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे ग्रंथों को लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, 3 एग्जाम में पूछता है। नागानंद किसने लिखी है, ये किसने लिखी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो राजा के रूप में बात करें तो आपको पता है बेहद अच्छे तरीके से तलवार पकड़ना भी जानता था, बेहद अच्छे तरीके से कलम पकड़ना भी जानता था। अब बात आती है इसके समय का, इसका क्या रुझान था, काम करने का तरीका क्या था, कैसे नहीं था। तो देखिए, हर्ष जो था वो पहले शैव भक्त था। ये पहले शैव भक्त था, यानी ये शिव को मानता था। एक्चुअली था क्या ना, इस समय पर शैव धर्म का बड़ा अच्छा खासा बोलबाला हो चुका था, क्योंकि आपको पता है ब्राह्मण धर्म वैष्णव धर्म और शैव धर्म के रूप में वापस आ गया था। तो लोगों ने वैष्णव धर्म और शैव धर्म को स्वीकार करा। अभी मैंने बताया ना, गौड़वंश शशांक, वो बहुत बड़ा शैव भक्त था, और उसने क्या क्या किया आपको पता है? जो बुद्ध थे उन्हें जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी बोधि वृक्ष, उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था उसने, शशांक ने। चरण पादुका छपे एक पत्थर था, शिला,
उस शिला को जो है वो गंगा में फेंकवा दिया था। वो सब काम उसने किया है शशांक ने। बौद्ध धर्म का पूरा दोहन करने की कोशिश करी है उसने, स्तूपों को तोड़ने का प्रयास उसने किया। हर्ष के साथ क्या है, शैव भक्त था, लेकिन जब दिवाकर मित्र ने सहयोग किया इसकी बहन को खोजने के लिए, तब ये बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया और इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि फिर ये शैव धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म में जब आ गया तो ये ब्राह्मण धर्म का विरोधी हो गया, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि कहीं ना कहीं ये बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया। इसलिए मैं आपसे बताता हूं कि ये क्या करता था, ये अपनी धार्मिक रुचि बहुत रखता था। कहते हैं कि इसका जो पूरा समय था ना, उसको 3 पहरों में बांटा गया था, 3 समय कालों में बांटा गया था, जिसमें से 2 समय ये देता था धार्मिक कार्यों में और 1 समय देता था प्रशासनिक कार्यों में। आप समझिए, प्रशासनिक काम में केवल 1 टाइम, 1 पहर, बाकी अपने 2 पहर ये लगा देता था किसमें, धार्मिक कार्यों में, ये वो दुनिया भर की चीजें। ये 2 चीजों का इसने अपने यहां पर आयोजन करवाया। एक कन्नौज में धर्म सभा का, ये कई बार एग्जाम में पूछता है आपसे, कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन, और प्रयाग में महामोक्ष परिषद, मोक्ष परिषद का आयोजन। ये दोनों क्या था मैं बताता हूं। इसने कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन करवाया था। मुख्यतः ये धर्म सभा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म से ये प्रभावित हो गया। और दूसरी बात, इसके समय ह्वेनसांग भी आया, 629 ईस्वी में ह्वेनसांग आया। और जब ह्वेनसांग आता है तो ह्वेनसांग जानकारी लेने आया था बौद्ध धर्म के बारे में, शायद आपको पता भी हो। तो उसके अंदर इच्छा थी कि वो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ले, और इसके लिए वो नालंदा विश्वविद्यालय गया। नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर के वो रहा भी। उस समय पर जो प्रधानाचार्य थे वो सीलभद्र थे, तो उसने दुनिया भर की जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में जो है ली। अब ये पूरा साम्राज्य किसके अधीन था, हर्ष के अधीन था। उसकी मुलाकात हर्ष से भी हुई। तो इसी समय पर जो है, इसी समय पर हर्ष ने ये सोचा कि जितने भी बौद्ध लोग हैं उन सबको बुलाया जाए और एक धर्म सभा का आयोजन किया जाए, जिससे कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, उपदेश है, वो प्रखर तरीके से सामने आए क्या है। उसके लिए बुलाया और कहते हैं कि निर्णय लिया गया कि इसका जो अध्यक्ष बनेगा वो ह्वेनसांग बनेगा, मतलब ऐसा सोचा गया। और जब ऐसा हुआ तब ऐसे में जो ब्राह्मण लोग थे वो विरोध में आ गए। पहले तो इसी बात को लेकर के आ गए कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म सभा हो रही है, तो ब्राह्मण लोगों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और कहते हैं कि यहां से दिखाई दी हमें हर्ष की निष्ठा बौद्ध धर्म में, कि उसने 500 ब्राह्मणों को देश निकाला कर दिया। जो विद्रोही प्रवृत्ति के थे उन्हें निकाला कर दिया, बोले आप लोग जो है वो देश को छोड़ दो, राज्य को छोड़ दो। तो ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि धर्म सभा का आयोजन जो है वो किसके समय पर होता था, हर्ष के। कुछ लोगों ने इसे 5वीं बौद्ध संगति कहा है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं है नहीं, लेकिन कहते हैं 5वीं बौद्ध संगति यही थी, जिसके कारण से अगर ये कभी एग्जाम में आ जाए कि 5वीं बौद्ध संगति किसके समय हुई थी, तब आप आंसर देखते हैं कई जगह तो वो लिखा हुआ मिलता है क्या, हर्ष के समय हुई थी। लेकिन ये कोई उस तरीके की बौद्ध संगति नहीं थी। प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन इसने किया। ये महामोक्ष परिषद ये मुख्यतः सूर्य पूजा से जुड़ी हुई थी, यानी ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं ये ब्राह्मण धर्म में इसकी निष्ठा को दर्शाती है। तो प्रयाग में सूर्य पूजा या उन सब के लिए जो है वो ये महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है। एक चीज और पूछी जाती है, कहते हैं कि जो कुंभ की शुरुआत हुई, कुंभ आपको पता है, कुंभ मेला लगता है कितने वर्ष में लगता है, 12 साल में। और कुंभ जो लगता है वो विशेषकर 3 ग्रहों की स्थिति के आधार पे लगता है। कौन कौन से, पृथ्वी, सूर्य और बृहस्पति। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। जो कुंभ लगता है ना, वो सूर्य, पृथ्वी और बृहस्पति की स्थितियों को देख करके, जब वो खास राशि में उपस्थित होते हैं तभी कुंभ लगता है। तो कितने वर्ष में लगता है, 12 वर्ष में। कितनी जगह पर लगता है, 4 जगह पर लगता है, ठीक है। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो कुंभ की शुरुआत हुई है वो हर्ष के समय ही शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन भी एक आध बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुंभ की शुरुआत किसके समय हुई थी, तो किसके समय हुई थी,
हर्ष के समय हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो धार्मिक निष्ठा काफी ज्यादा थी इसकी, वो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये सब करता था, धर्म सभा का आयोजन, महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, तलवार पकड़ने में भी कम नहीं था, बहुत सारी चीजें थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके समय जो आया है वो है हुएनसांग। हुएनसांग, ध्यान रखना, इसे यात्रियों में राजकुमार भी कहा जाता है, सुवान चवांग भी कहते हैं इसे, युवान चवांग भी इसे कहा जाता है, यानी एक नाम नहीं है, कई सारे नाम हैं। ठीक है, हुएनसांग को इसे युवान चवांग भी कहा जाता है, यात्रियों में राजकुमार भी इसे कहा जाता है। और इसने जो पुस्तक लिखी नाम है सी यू की। सी यू की। एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछता है, वो कौन सा चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में रह करके अध्ययन किया था? हुएनसांग। नालंदा में, अच्छा नालंदा बनवाया किसने था? कुमारगुप्त ने। अच्छा ये बताइए, नालंदा में संघाराम किसने बनवाया था? स्कंदगुप्त ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो हुएनसांग जो है वो इसके समय पर आया था, और हुएनसांग ने वर्णन किया हर्ष के समय क्या क्या था, वो वर्णन हुएनसांग ने किया। हुएनसांग लिखता है कि इस समय भारतीय स्थिति यानी हर्ष के साम्राज्य की स्थिति बड़ी सुदृढ़ थी, कृषि वगैरह भी उन्नत थी। इस समय लोग सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग करते थे। रहट, रहट का प्रयोग करते थे। रहट समझ रहे हैं? रहट को घटी यंत्र भी कहा जाता है। घटी यंत्र किसे कहते हैं? रहट पता है किसी को? हाँ, वो कई बार आपने देखा होगा कि वो बैल को बांध करके वो कुएं के चारों ओर घुमाते हैं वो सब, हाँ पानी निकालते हैं उससे। तो इस समय सिंचाई के लिए लोग रहट या घटी यंत्र का प्रयोग करते थे। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ये पूछ सकता है कि रहट क्या था या घटी यंत्र क्या था। तो सिंचाई करने का एक यंत्र था रहट या घटी यंत्र। तो हर्ष के बारे में बहुत सारा विवरण हुएनसांग देता है कि अपनी आय का एक बड़ा भाग जो है वो धार्मिक कार्यों में खर्च किया करता था, ये किया करता था, वो सब बातें। हर्ष के बारे में जितनी बातें बताने वाली थी वो मैंने आपको सब बता दी। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो है तुलना। देखिए अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री में आपने दो शासक देखे होंगे जो खतरनाक, एक अशोक देखा होगा, एक समुद्रगुप्त भी शासक है, और एक हर्ष। कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, हर्ष और अशोक की तुलना करवा लेता है, और या फिर हर्ष और समुद्रगुप्त की तुलना आपसे करवा सकता है एग्जाम में। क्या हर्ष में वो गुण मौजूद थे जो अशोक में दिखाई देते थे? क्या हर्ष में वो गुण मौजूद थे जो समुद्रगुप्त में दिखाई देते थे? या हर्ष में किन गुणों का अभाव था जो कि अशोक में थे? वो कौन से गुण थे जो समुद्रगुप्त में तो थे लेकिन हर्ष में नहीं थे? ऐसे करके वो तुलनात्मक रूप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन अब मैं तो आपको पढ़ा चुका हूं हर्ष भी, मैं तो आपको पढ़ा चुका हूं समुद्रगुप्त भी, और मैं तो आपको ये सब पढ़ा चुका हूं। तो सिंपल सी बात है, इनकी तुलना तो आप खुद से भी कर सकते हो कि क्या समानता के बिंदु थे, क्या असमानता के बिंदु थे, ये आप खुद से भी कर सकते हो। तो मैं तो ये कहूंगा इसको आप एक बार खुद से जरूर करना। ठीक है, सोचना, हालांकि आपके नोट्स में लिखा हुआ है, वो मेंस के लिए है, जो मेंस वाले बच्चों के लिए, वनडे में कोई नहीं पूछेगा, मेंस के लिए है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो ये था हर्ष, जहां तक मुझे लग रहा है कि चीजें समझ में आई होंगी। एक बार इसको आप पूरा पढ़ लो। ठीक है, इसको स्टॉप कर देना।